तो स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो बेटा आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 यानी कि आपकी जो पार्ट 2 है भूगोल का, पीछे वाली जो बुक है आपकी बेटा एनसीईआरटी वाली, ठीक है, उसका बेटा मैं जो है लेसन 4 लेके आया हूँ बेटा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, इन सारे नोट्स के लिए बेटा मैंने आपको जो है नीचे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप सभी चीज़ों की लिंक दी हुई है, यहाँ तक कि प्लेलिस्ट की भी लिंक दी हुई है बेटा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे क्लासेस देख सकते हैं, आपको विद चैप्टर सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा। उनके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर डेली मिलते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा बेटा वो क्या है कि साझा संपत्ति संसाधन कौन से होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, साझा संपत्ति संसाधन मतलब क्या होते हैं, देखो तो आप लोग बेटा कि साझा संपत्ति संसाधन मतलब ऐसे संसाधन होते हैं जो कि पूरे गांव के होते हैं या पूरी ग्राम पंचायत के होते हैं, ठीक है बेटा। वो किसी क्या है, किसी एक स्थान के होते हैं, ठीक है। उस एक स्थान में जितने भी जो निवासी जो मेन लोग होते हैं ना, वो निवास करते हैं, उन सभी के होते हैं वो, ठीक है। साझा संपत्ति संसाधन बात करते हैं, ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। मतलब उस भूमि पर, उस जगह पर इनडायरेक्ट या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है ग्राम पंचायत, नगर पंचायत का उस पर जो है वो नियंत्रण रहता है, परंतु वो भूमि जो होती है वो ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति की होगी, ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सी जगह से वन हो गया, चारागाह हो गए, भूमि हो गई, ठीक है, गाँव के तालाब वगैरह, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, तो साझा संपत्ति संसाधन के अंतर्गत हम लोगों के जो है ये आते हैं, ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाली चावल की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, ठीक है बेटा। तो पहली है ओस, ठीक है, अमन और बोरा, ये जो है ये 3 फसलें हैं, चावल की फसलें तीनों, क्या है बेटा, तीनों चावल की फसलें जो कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक है बेटा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर क्या है, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती है, ठीक है बेटा। अब खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं तो चावल हो गए, गेहूं हो गया, ज्वार, ठीक है, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, दाल, अरहर, जिसको तूरी बोलते हैं हम लोग, आदि ये सब क्या हम लोग खाद्यान्न फसलें, मतलब इनको हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए इनको खाद्यान्न फसलें हम लोग कहते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान रखना आप लोग कि रोपण कृषि किसे बोलते हैं। रोपण कृषि मतलब वो जिनको हाथ से रोपा जाता है उनको क्या बोलते हैं, रोपण कृषि। मतलब जिनको हाथ से रोपा जाता है उनको क्या बोलते हैं, रोपण कृषि हम लोग कहते हैं, ठीक है बेटा। तो रोपण कृषि में कौन कौन सी आएगी आपकी भैया, तो चाय और कॉफी, ठीक है, ये दो ऐसी आपकी फसल है या कृषि है जो आप लोग क्या है रोपण कृषि द्वारा करते हैं हम लोग, ठीक है। बंजर भूमि कौन सी होती है, देखो नाम से ही आ रहा है बेटा कि बंजर भूमि मतलब वो जिस पर खेती की गई हो या कुछ काफी समय से या कितने ही सालों से उस पर खेती नहीं की गई हो, ठीक है, उसको हम लोग बंजर भूमि कहते हैं। सुनना, जो वह यह अनुपजाऊ भूमि होती है, मतलब यह उपजाऊ भूमि नहीं होती है, मतलब कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, ठीक है, जो कृषि योग्य नहीं होती है, ठीक है, उस पर हम लोग कृषि के अनाज उगाए, बीजों का वो जो है उत्पादन नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंजर भूमि या अनुपजाऊ भूमि उसको हम लोग कहते हैं। फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि मतलब क्या, यह कृषि योग्य व्यर्थ भूमि मतलब वो होती है जो कृषि योग्य है परंतु व्यर्थ है, मतलब उसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हो, सुनना, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जहां पिछले 5 साल या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो, ठीक है, उसको कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि हम लोग कहते हैं उसको, किसको, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। निबल बोया गया क्षेत्र क्या होता है बेटा, सुनना आप लोग, ठीक है, ठीक है। बंजर भूमि हमने पढ़ चुके हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। निबल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, सुनना बेटा, जिसमें क्या बोल रहा है, सुनो, कि जो केवल एक वर्ष में एक बार ही बोया जाता है, मतलब निवल मतलब एक वर्ष में एक बार बोया गया कृषि का क्षेत्र, उसको हम लोग बोलते हैं निवल बोया गया। जस्ट इसका अपोजिट मतलब उल्टा होता है सकल बोया गया, जिसमें एक वर्ष में 2 या 3 से अधिक बार हम लोग कृषि की फसल जो है को उत्पादन कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकल बोया गया क्षेत्र। निवल बोया गया क्षेत्र देखते हैं हम लोग, तो जो केवल एक वर्ष में एक बार ही बोया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निवल बोया गया, ठीक है। सकल बोया गया क्षेत्र कौन सा है, जो एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र हो उसे एक वर्ष में, ठीक है, उसको हम लोग सकल बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। अब भारत में कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होती, देखो बेटा ये जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो रहे हैं। सुनना, थोड़ा ध्यान देना बेटा, मैं इतनी इजी ट्रिक लाया हूँ, ये पूरी मैं गारंटी देता हूँ आपको कि ये कहीं नहीं मिलेगी, पूरी सोशल मीडिया छान मानो आप, ठीक है, कहीं भी कितना ही सर्च कर लो आपको इतना इजी डायग्राम नहीं मिलेगा। और 101% 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 से 4 मार्क्स, ठीक है बेटा, समझना, ठीक है। क्या बोलो हो, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भारत में कृषि के लिए भौगोलिक दशाएं कैसी कैसी होनी चाहिए, मतलब वातावरण कैसा होना चाहिए, भौगोलिक दशाएं ये किस जगह की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं फसल की, तो चावल की खेती के लिए फसल कौन सी, देखो फसल कौन सी बात कर रहे हैं, चावल की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए बेटा, तो 20 से 27 डिग्री तक तापमान इसके लिए होना चाहिए, मतलब वो उपयुक्त तो माना जाता है। जब बोते हैं उसमें 20 डिग्री और जब चावल पक जाता है उसमें 27 डिग्री तापमान जो होना चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए सर इसमें,
तो वर्षा इसमें होनी चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक, मतलब चावल में ही जो है, चावल जो है ना वो जो है पानी में ही पकता है, ठीक है, पतला अनाज होता है इसलिए, ठीक है। अब इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए, तो चीका मतलब दोमट मिट्टी चाहिए इसके लिए, ठीक है। धरातल मतलब जगह कैसी होनी चाहिए, भाग जमीन का हिस्सा कैसे होना चाहिए, तो समतल होना चाहिए जहाँ पानी टिका रहे लंबे समय तक, ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं गेहूं के, तो गेहूं के लिए तापमान कितना चाहिए हम लोगों को, तो भैया हम बात करते हैं इसमें, तो देखो गेहूं के लिए तापमान है 15 डिग्री से 20 डिग्री तक, ठीक है। 50 से 150 तक इसमें वर्षा होनी चाहिए, 50 से 75 तक, है ना। फिर क्या है, मिट्टी कौन सी चाहिए, दोमट चिकनी मिट्टी चाहिए इसमें, धरातल वही समतल चाहिए, क्योंकि गेहूं जो होते हैं वो इस मैदानी भागों में बोए जाते हैं, मैदानी भागों में जो है वो उगते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा हम लोग, तो कपास के लिए भी तापमान चाहिए 20 डिग्री से 30 डिग्री तक, ठीक है। वर्षा चाहिए 50 डिग्री से 100 डिग्री तक, ठीक है। मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए कपास के लिए, इसको हम काली कपासी बोलते हैं, मतलब काली मिट्टी में कपासी हो जाती है केवल। धरातल कैसे चाहिए, समतल चाहिए बेटा। तो बेटा अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चन अगर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लास अगर आपको बढ़िया अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।